नमस्कार दोस्तों। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। आपको पता है कि रोज़मर्रा के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा महत्व है आपके जीवन में। चाहे आपकी रोशनी की हम बात करें या जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें, बैटरी की हम बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहती हैं। तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से एक सर्किट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के युग में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व है और हर एक कार्य के लिए आज शायद आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में कि चार्ज का क्या अर्थ होता है। तो चार्ज के लिए दो चीज़ों का समझना आपको आवश्यक है, एक कि प्रोटॉन का क्या अर्थ होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है। और इन दोनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो केमिस्ट्री वाले भाग में आपका आने वाला है, वहाँ पर जब हम इसके बारे में बात करेंगे तब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अभी बस आप इतना जानें कि प्रोटॉन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें निगेटिव चार्ज होता है। अभी के लिए आपको इतना समझना आवश्यक है। साथ साथ एक और भाग होता है एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तीन भाग होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। तो प्रोटॉन जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब दो बातों का और आपको ध्यान रखना है। पहला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको याद रखना है। यानी लाइक चार्जेस का अर्थ क्या हुआ कि यदि दो नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाएं या दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाएं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये नहीं होगा कि दो न्यूट्रॉन अगर एक साथ आ जाए तो कुछ नहीं होगा, ना रिपेल होंगे ना अट्रैक्ट करेंगे, यानी ना एक दूसरे से दूर भागेंगे और ना ही एक दूसरे से आके चिपकेंगे। रिपेल का अर्थ होता है कि एक दूसरे से दूर चले जाना। तो अगर लाइक चार्जेस होंगे, एक तरह के चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस यदि होंगे यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यदि होता है तो वैसे अगर चार्जेस हैं तो एक दूसरे से आके चिपक जाएंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद बारी आती है दो कॉन्सेप्ट की, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। अब इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली का अर्थ ये होता है कि यदि इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और आप इन्हें छू दें तो आपको बिजली का झटका लगेगा। बस इतना समझें इस बात को। तो कंडक्टर का अर्थ ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर वैसे पदार्थ होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी उनके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करा रहे हैं और तब भी आप अगर उन्हें छुएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे बात करते हैं हम मेटल्स की, तो सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर जैसे वुड है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, कागज़ है, कपड़ा है, ये सब जो है ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन मेटल जो है, मेटल के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो सकता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने चार्ज के बारे में पढ़ाई कर ली, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जब हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर्स में हम ये कह रहे थे कि इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का अर्थ है चार्ज का फ्लो होना। याद कीजिए हमने इस बारे में चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी चार्ज होता है। तो क्योंकि इनके अंदर चार्ज होते हैं तो जब उनका फ्लो होगा, जब वो एक किसी दिशा में प्रवाह होगा उनका, तब वैसे में हम इनके कहेंगे कि उनका फ्लो हो रहा है, यानी कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इतना आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला होता है कि टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, यानी हम I = Q/T कह सकते हैं। I हो गया इलेक्ट्रिक करंट
Q हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी गिवन टाइम पे। तो SI यूनिट जो है करंट का वो एम्पियर होता है, ये याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे। तो ये याद रखना होगा आपको कि ये एम्पियर होता है। जहाँ तक चार्ज की बात है तो चार्ज के बारे में भी याद रखें आप कि इसका जो SI यूनिट है वो कूलम्ब होता है, COULUMB कूलम्ब, और टाइम तो सेकेंड होता ही है। तो एम्पियर जो है वो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि कूलम्ब पर सेकेंड है। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है किसी गिवन एरिया से, किसी गिवन मेटल से, तो हम ये कह सकते हैं कि 10/1 यानी कि 10 एम्पियर का करंट उसके थ्रू दौड़ रहा होगा। एक बात और याद रखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यानी नेगेटिव चार्ज का अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसके विपरीत दिशा में हम ये मान के चलते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते हैं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्लो हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम कहेंगे कि विपरीत दिशा में हो रहा है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल पॉसिबल है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं होता। एक बात का ध्यान रखें आप। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम मान रहे हैं इस दिशा में है तो फ्लो ऑफ करंट इस दिशा में होगा। 4-5 बार मैंने इस बात को बोल दिया, लेकिन आप ध्यान रखें इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद है इसमें। यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि एक और बाल्टी है आपके पास जो कि इस तरह से इससे जुड़ा हुआ है। तो एक समय के बाद क्या होगा? मान लीजिए हम नीचे वाले बाल्टी में पानी डालना शुरू करते हैं। हमने इसमें पानी डालना शुरू किया तो ये धीरे धीरे भरता चला जाएगा। यहाँ तक भरने के बाद क्या होगा? यहाँ तक भरने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा भरता चला गया। सबसे पहले हम क्या होते देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक आने के बाद पानी जो है इधर जाना शुरू हो गया और सबसे पहले यहाँ तक पहले भर आएगा, और जब यहाँ तक भर जाएगा तब दोनों हम देखेंगे कि एक साथ भर रहा है, और एक समय के बाद हम देखेंगे कि ये जो है पानी इस तरह से भरेगा। तो ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो ऑफ वाटर होते देखते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। किस प्रकार से होता है कि एक तरफ हम मान लीजिए कि हाई पोटेंशियल पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने वर्क डन की बात की थी वर्क एनर्जी पावर में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि छत से जब आप गिरा रहे हैं तो यहाँ पर वर्क डन होता है और एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो एनर्जी जो आएगी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आएगी, जो कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में। तो यहाँ पर आप इस डेफिनेशन पर ध्यान दें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये आप याद रखेंगे कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट है। 1 volt is defined as the potential difference between 2 points if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। यानी 1 जूल ऑफ वर्क अगर किया जाता है टू मूव 1 coulomb ऑफ चार्ज, तब हम उसे कहेंगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सिर्फ इतना कहता है, ये आपको याद रखना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होता है? ये आपने अपने मैथ वाले क्लास में पढ़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अब
इसको जब इक्वल करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि V इक्वल टू आई आर होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो होता है ओम, OHM, ओम। तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट, करंट का SI यूनिट, रेसिस्टेंस का SI यूनिट, ये 3 SI यूनिट आपको याद रखने हैं, और साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ के कारण जो रेसिस्टेंस का एक फैक्टर आया, इससे हमको कई हद तक ये पता चलता है कि कोई भी कंडक्टर कितना स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है या कितना वीक कंडक्टर है या कंडक्टर है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है, एक तार है, तो 1 मीटर तार और 2 मीटर तार, इन दोनों की अगर हम बात करें तो 2 मीटर तार में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस ज़्यादा होने का अर्थ ये है यानी कम करंट पार कर सकता है। क्यों? एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं V इक्वल टू आई आर का अर्थ क्या हुआ कि I और R जो है वो एक दूसरे से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना आप रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट घटेगा, जितना आप करंट बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जितना बड़ा लेंथ उतने ज़्यादा रेसिस्टेंस, यानी उतना कम करंट इसके थ्रू पास कर पाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यही जो तार की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये तार जो है ये इतना मोटा है और ये तार जो है ज़्यादा मोटा है। तो ज़्यादा मोटे तार का अर्थ ये होगा कि उसके थ्रू उतना कम रेसिस्टेंस होगा, यानी रेसिस्टेंस अब कम हो जाएगी वैल्यू। रेसिस्टेंस के वैल्यू का कम होने का अर्थ ये हो जाएगा कि इसके थ्रू अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवा सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो इसका अर्थ ये होगा कि उसके थ्रू रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल के थ्रू आप जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम करा सकते हैं, वो क्योंकि कंडक्टर होते हैं, तो इसीलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। तो इसलिए ये फैक्टर्स आप याद रखें रेसिस्टेंस के बारे में कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेसिस्टेंस निर्भर करता है। उसी आधार पे हम ये बता पाएंगे कि कितना ये कंडक्टर होगा या कितना इंसुलेटर होगा। अब हम रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक और शब्द देखते हैं जो कि है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है ये समझिए। जब हम बात कर रहे थे आर की यानी रेसिस्टेंस की, तो हमने ये कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी रेसिस्टेंस को हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म जो हम डालते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, इसको आप रो बोल सकते हैं। तो रो L बाय ए ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि इस रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को मैंने वहाँ पे लिखा है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल आप देख सकते हैं कि वेरीज फ्रॉम 10 टू पावर ऑफ -8 से लेकर के 10 टू पावर ऑफ -6, यानी बहुत ही कम रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कम होने का अर्थ क्या हो गया कि रेसिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हो गया कि ये अच्छे कंडक्टर होंगे। जब इंसुलेटर की हम बात करते हैं तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी है आप देख सकते हैं 10 टू पावर ऑफ 12 से लेकर के 10 टू पावर ऑफ 17 तक है, यानी इतना बड़ा रेसिस्टिविटी। इसका अर्थ क्या हो गया कि रेसिस्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा। रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा तो करंट बहुत कम पार कर पाएगा, यानी ये इंसुलेटर बन जाएंगे। तो ये बात हो गई रेसिस्टिविटी की। अब दो कॉन्सेप्ट आपको देखना है यहाँ पर, रेसिस्टेंस जब सीरीज में हो और रेसिस्टेंस जब पैरेलल में हो। अब रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने के पहले एक बार आप इस सर्किट के बारे में समझें, और सर्किट में जितने भी आप अलग अलग प्रकार के सिंबल देख पा रहे हैं, इन सिंबल्स का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब बात हो रही है यहाँ पर इस सिंबल की, जो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा है, तो ये होता है रेसिस्टेंस। अभी जो रेसिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। तो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि 3 रेसिस्टेंस जो हैं वो एक साथ लगे हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये सिंबल होता है की का, या इसे आप स्विच भी कहते हैं, जिसे टॉर्च में आपका स्विच लगा हुआ होता है।
जिसे आप ऑन या ऑफ करते हैं। आपके सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच होता है जिसे आप ऑन या ऑफ करते हैं। तो स्विच ऑफ का मतलब ये होता है कि ये जो भी आप देख रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है, ये स्विच ऑन का सिंबल है। इसका अर्थ ये है कि स्विच ऑन है। दूसरी ओर हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि स्विच ऑफ है। तो जब स्विच ऑन करेंगे तभी एक पूरा पाथ बन करके तैयार हो जा रहा है चारों ओर, और क्योंकि ये पाथ बन करके तैयार हो जा रहा है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर पा रही है। लेकिन अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो स्विच ऑफ करने का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो सर्किट था वो सर्किट अब कंप्लीट नहीं रहा, यहाँ पे बीच में गैप आ गया। तो गैप आने के कारण क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इसके थ्रू नहीं हो पाएगा, और इसीलिए जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो जो भी बत्ती हो, टॉर्च हो, जो भी है वो बंद हो जाता है। इसके बाद आप ये सिंबल देख पा रहे हैं, ये सिंबल है बैटरी, ये बैटरी का। तो जब केवल एक हम यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं सेल, और जब कई सारे ऐसे एक साथ हम यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं बैटरी। इसमें आप ये याद रखें, ये जो बड़ा वाला है भाग ये इसका पॉजिटिव भाग है, और ये जो छोटा वाला भाग है ये इसका नेगेटिव भाग है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आप देख सकते हैं, हमने अभी देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो सर्किट है इसमें जो हम फ्लो देखेंगे वो होगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। तो हमेशा जो भी आप सर्किट देखेंगे उनमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो हमेशा कुछ इस प्रकार से ही होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा इस प्रकार से होगा, पॉजिटिव साइड जो बड़ा वाला साइड है वहाँ से लेकर के छोटे वाले साइड की तरफ जाएगा। तो ये होता है बैटरी। इसके अलावा दो और सिंबल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्टेज नापता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और ये है एम मीटर। तो एम मीटर का काम होता है करंट नापना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो कर रही है उसे नापना। तो ये हो गया सर्किट। अब सर्किट में जनरली आप दो प्रकार के सर्किट देखेंगे। ये सब कुछ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो बैटरी हो, की स्विच हो, वोल्ट मीटर हो, एम मीटर हो, ये सारा जस का तस ही रहता है। लेकिन भिन्नता हम एक जगह पर देखते हैं, वो होता है रेसिस्टेंस में। तो या तो आप हमेशा देखेंगे कि रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि तीन अलग अलग रेसिस्टेंस एक के बाद एक सजा करके रखे हुए हैं। जब भी ऐसा होता है तो इन्हें हम कहते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है ये सीरीज में है, और इनका अगर हम टोटल रेसिस्टेंस नापने की कोशिश करेंगे तो ये हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर नज़र आएगा। तो जब भी सीरीज में हो रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इसके विपरीत दूसरा एक तरीका और होता है किसी भी सर्किट को सजाने का, वो होता है जब रेसिस्टेंस सीरीज में ना हो, एक दूसरे से पैरेलल में हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी सब कुछ आप देख पा रहे हैं कि सेम है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, स्विच, बैटरी, सब कुछ जस का तस है। लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हैं एक दूसरे से पैरेलल में है, कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसे तीन रेसिस्टेंस हों तब ये कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक बार आप एक बात पर ध्यान दें, मान लीजिए कि तीन जो रेसिस्टेंस हैं, R1 ये है 10, R2 है 1 और R3 है 100। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो सीरीज़ में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुल मिला करके ये हो जाएगा 111 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस जो है वो 111 ओम है। जब हम पैरेलल में हम देख रहे हैं इसी सर्किट को तो क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका अर्थ ये हो गया 1/10 प्लस 1 प्लस 1/100, यानी ये कुल मिला करके हो गया 100। ये 10 बार में गया, ये 100 बार में गया, ये 1 बार में गया, यानी ये हो गया 111/100। ये है 1/RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू क्या होगी, RP की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 111। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये वैल्यू तो 0.9 के बराबर आ गया। तो जब यही तीन रेसिस्टेंस को हमने
एक साथ सीरीज में डाला था तो कुल मिला करके 111 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस बढ़ने का अर्थ क्या हो गया कि कम करंट इसके थ्रू फ्लो कर पाएगा। लेकिन इसे जब हमने पैरेलल में बांट दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है ये काफ़ी घट जाता है। तो जब भी हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना होगा किसी सर्किट से तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे। और जब भी हमें किसी सर्किट के थ्रू बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे रेसिस्टेंस को सीरीज में सजा देंगे, जिससे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस के बढ़ते ही वहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो गया। तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखें। तो अब एक और एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, इफ़ वन कॉम्पोनेंट फेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन द कंप्लीट सर्किट इज ब्रोकन एंड नो कॉम्पोनेंट कैन वर्क प्रॉपरली। डिफरेंट अप्लायंसेज नीड डिफरेंट करंट, दिस कैन बी मेड थ्रू पैरेलल। अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए कि ये एक सर्किट है आपके पास और एक और सर्किट है जहाँ पर यही 3 रेसिस्टेंस एक साथ सीरीज में लगे हुए हैं। रेसिस्टेंस का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, मान लीजिए बल्ब है, फैन है, कुछ भी है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक उसका रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस का अर्थ ये होगा कि ज़्यादातर समय उसके साथ कोई ना कोई अप्लायंस जुड़ा हुआ है। या तो रेसिस्टर्स एक अलग से भी आता है, उस रेसिस्टर को भी हम किसी सर्किट में लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्टर खराब हो गया, मान लीजिए कि R2 खराब हो जाता है, तो R2 के खराब होने के कारण क्या होगा कि ये जो सर्किट है ये ब्रेक कर जाएगा। सर्किट का ब्रेक करने का अर्थ ये हो गया कि अब इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक गैप आने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो केवल वायर के थ्रू ही हो पाता है, और वायर तो अब है नहीं, बीच में ये खराब होने के कारण सर्किट टूट गया आपका। लेकिन यही मान लीजिए कि R2 यहाँ पर पैरेलल में खराब हो जाता, तो पैरेलल में अगर R2 खराब हो भी जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ पर और यहाँ पर बट करके इस प्रकार से चली जाएगी। तो ये फ्लो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये खराब हो गया, लेकिन R1 और R3 के थ्रू अभी भी हो पा रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो वहाँ पर हम कोशिश करें कि वो पैरेलल सर्किट में है जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि एक हमने रेसिस्टेंस को घटा दिया जिसके कारण हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाएंगे, और दूसरा अगर कोई एक रेसिस्टेंस खराब हो भी जाता है तो उससे क्या होगा कि बाकी 2 जो ब्रांचेज हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना हमने पढ़ा था, व्हेन चार्ज Q फ्लोज अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन टाइम t द अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी गिवन बाय W इक्वल टू Q इंटू V, यानी V इक्वल टू W बाई Q है। इसके बारे में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में पढ़ाई की थी, तो इसीलिए हम W इक्वल टू Q इंटू V लिख पा रहे हैं। अब क्या है कि V को वैसे ही छोड़ दीजिए और Q को हम लिख लेते हैं Q बाई T इंटू T। T तो कैंसिल हो सकता है, जस का तस है, लेकिन Q बाई T क्या है, Q बाई T होता है करंट, जिसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। तो वर्क डन जो है उसे हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज इंटू वोल्टेज, दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन चार्ज को डायरेक्टली मेजर कर पाना हमारे लिए लगभग असंभव होता है। हमारे पास एक वोल्ट मीटर होता है और एम मीटर होता है, जो कि हमने सर्किट में देखा, जिसके कारण हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और कितने एम्पियर का करंट है, कितने समय तक हमने फ्लो कराया किसी भी करंट को, ये हमारे लिए जानना बहुत ईजी है। तो जो वर्क डन होता है यहाँ पर, या कितनी एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये जान पाना बड़ा ईजी होता है। तो इसी से एक हमारे पास लॉ और आता है जो कि जूल द्वारा दिया गया था, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ करंट। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैसे आ रहा है ये, तो हम V इक्वल को अभी हम पढ़ चुके हैं कि V को हम आई आर लिख सकते हैं। तो V को जैसे ही हम आई आर लिखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हो गया, जो कि आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर हो गया, और यही है हीट एनर्जी के बराबर। क्योंकि जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, इसके बारे में हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम जैसे ही हम लिखते हैं V इक्वल
W इक्वल टू वी आई टी, इसका अर्थ क्या होता है कि V को हम आई आर लिख दें इंटू आई इंटू टी, यानी कि टोटल जो हीट एनर्जी है वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगा। दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें बस। एक, जो बल्ब में आपके फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट काफ़ी हाई एनर्जी को सस्टेन कर पाता है क्योंकि वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन एक एलिमेंट है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को सह पाता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट हम बनाते हैं वो टंगस्टन का बनाते हैं, ताकि हीट एनर्जी जनरेट होगा। हीट एनर्जी के कारण हम देखेंगे कि ये जो बल्ब है ये जल जाएगा, और क्योंकि टंगस्टन का बना हुआ है तो क्यों बहुत ज़्यादा गर्म होने के बावजूद ये सर्किट ब्रेक नहीं होगा। यही मान लीजिए कि अगर हम टंगस्टन के जगह पर कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करते जिसके थ्रू हाई टेम्परेचर हम नहीं ले जा सकते हैं, तो वो तुरंत पिघल जाता और फिर बल्ब नहीं जल पाता। इसी के विपरीत दूसरी चीज़ जो होती है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और आपके घरों में लगा होता है, कई सारे अप्लाइंसेस में लगा हुआ होता है। फ्यूज़ का क्या काम होता है कि ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करने दें। सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। होता क्या है कि ये जो फ्यूज़ है ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि ज़्यादा हीट बर्दाश्त ना कर पाए। तो क्या होगा कि क्योंकि ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जैसे ही बाई चांस अगर ज़्यादा हीट या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं आप किसी सर्किट में, तो ये फ्यूज़ जो है तुरंत पिघल जाएगा और ये टूट जाएगा, और टूटते ही सर्किट टूट जाएगा। सर्किट के टूटते ही क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उस सर्किट के थ्रू नहीं होगा और आपके अप्लायंस बच जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक बल्ब लगा करके रखा है और बल्ब के साथ एक फ्यूज़ आपने लगा करके रखा है, और यहाँ पर हम एक बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी पास करवाते हैं। अगर ये फ्यूज़ ना होता तो ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो है वो बल्ब के थ्रू आता और ये बल्ब फिर फ्यूज़ कर जाता, क्योंकि टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये इसे सह नहीं पाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, तो फ्यूज़ के लगे हुए होने से क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये आएगा और ये फ्यूज़ जो है ये पिघल जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी, और सर्किट ब्रेक होने के कारण ये जो हाई वोल्टेज है ये कभी बल्ब तक पहुंचा ही नहीं, और क्योंकि हाई वोल्टेज बल्ब तक नहीं पहुंचा तो बल्ब फ्यूज़ होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए। तो फिलामेंट और फ्यूज़ क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखें। अंत में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे हमने वर्क एनर्जी पावर में भी लास्ट में पावर पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज पावर। तो P जो होता है वो होता है V इंटू आई। तो V इंटू आई है, इसीलिए आप इसे V को अगर आप आई आर लिखते हैं तो ये आई आर इंटू आई हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर हो जाएगा। या फिर अगर I को आप V बाई आर लिखते हैं तो पावर की वैल्यू जो है वो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। तो पावर का तीनों फॉर्मूला सही है, वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके सर्किट में क्या है। आपके सर्किट में अगर एम मीटर लगा हुआ है और रेसिस्टर लगा हुआ है तो आप ऐसे नाप सकते हैं। अगर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और रेसिस्टर है तो आप ऐसे नाप सकते हैं। और अगर एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही उपलब्ध हैं तो आप सीधे सीधे दोनों का इस्तेमाल करके पावर को मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज किलो वाट आवर। तो यही 1 किलो वाट आवर जो है इसे हम कहते हैं 1 यूनिट। अगर आपने कभी बिजली का बिल भरा होगा तो आपने देखा होगा कि किलो वाट आवर में हमेशा बिजली का बिल भरते हैं हम लोग। तो किलो वाट आवर में क्यों भरते हैं? क्योंकि वो जो यूनिट होता है, जब कहा जाता है कि इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया, तो वो होता है कि उतना किलो वाट आवर का पावर आपने कंज्यूम किया। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ये यहीं पे समाप्त होता है। और जितनी भी चीज़ें हमने देखी काफ़ी अलग है जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उससे। तो आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ करें इस चैप्टर को। क्वेश्चन बहुत आते हैं और जितना मैंने पढ़ाया है इतने ही से आते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।